दोस्तों, आज हम लोग क्लास 6 के अध्याय 3 जो जिसका नाम है आरंभिक नगर, इसका अध्ययन आज हम लोग करेंगे। ओके, तो चलते हैं। देखिए, यहाँ पे दो लड़के बने हैं और ये लोग जो दो लड़के हैं ये अपने घर के पास वाली गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे भूतहा घर कहते थे। वही खंडहर बना था तो खंडहर से डर लगता है, तो बच्चे उसे भूतहा घर कहा करते थे। परंतु जो दूसरे लोग थे वो उस घर की तारीफ कर रहे थे। क्या कह रहे थे? एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो। वास्तुकला को देखो, वास्तुकला अर्थात बनावट घर की। ठीक, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? लकड़ी से जो डिजाइन बनी थी उस घर की, मान लो दरवाजे लगे रहे होंगे लकड़ी के, तो जब उन पे नजर पड़ी तो उनमें जो लकड़ी से डिजाइन बनी थी, नक्काशी बनी थी, तो उसकी चर्चा ये लोग कर रहे हैं। तो दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। जैसे हमारे देश में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जिनको सरकार द्वारा संरक्षित किया जाता है। जैसे पुराने राजा महाराजाओं के किले हैं, उनको सुरक्षित किया जाता है। ठीक उसी तरह ये लोग कह रहे हैं कि इसको भी सुरक्षित करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे। ये मान लो जसपाल है और ये मान लो कि हरप्रीत है। तो ये सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों को इतना लगाव क्यों हो सकता है। अब ये सोच रहे हैं, आगे चलते हैं। अब बात आती है हड़प्पा की कहानी की। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो भारत में रेलवे की जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है 1853 में। ठीक, तो 1853 से 150 साल आप जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा? थोड़ा सा कम या ज़्यादा ही होगा, क्या कहते हैं। पंजाब में, और ये जो पंजाब है, जो ये पंजाब आप देख रहे हैं, तो ये पंजाब जो वर्तमान में आप देख रहे हैं, उस समय भारत का विभाजन नहीं हुआ था भारत पाकिस्तान में। तो पंजाब पाकिस्तान में भी पड़ता था और भारत में भी पड़ता था। तो वर्तमान में यदि देखा जाए हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल हैं तो कुछ पाकिस्तान में पड़ेंगे और कुछ भारत में पड़ रहे हैं। उनको अभी आगे नक्शे में भी बताया गया है। तो पहली बार रेलवे लाइन बिछा रही थी, इस काम में जुटी इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला। कब? वही 1853 के लगभग रेलवे लाइन जब बिछा जा रही थी तब। जो आधुनिक पाकिस्तान में है, यानी जो हड़प्पा पूर्व स्थल है, ये कहाँ है वर्तमान में? वर्तमान में पाकिस्तान में है। क्यों है पाकिस्तान में? क्योंकि बंटवारा हो गया। बंटवारा जब नहीं हुआ था तब वो भारत का ही हिस्सा था पाकिस्तान, तो उस समय भारत में कैसे, लेकिन इस समय कहाँ है? पाकिस्तान में हड़प्पा। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए रेलवे लाइन बिछाने के लिए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाईं। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गईं। और उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। तो आप देखते हैं हड़प्पा की खोज हो रही है 1921 में और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में। ठीक, तो ये हो रही है। तो इन स्थलों को खोजा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। ठीक है।
चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहली हुई थी। किस नगर की? हड़प्पा की खोज। हड़प्पा की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरा स्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली उनको क्या कहा गया? हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। यानी जो सबसे पहले नगर खोजा गया था वो था हड़प्पा। और हड़प्पा कहाँ कर पड़ रहा है वर्तमान समय में? पाकिस्तान में पड़ रहा है। तो चूंकि सबसे पहला नगर हड़प्पा खोजा गया था, इसलिए जितनी भी इमारतें उसके आसपास में मिली हैं या उसी नक्शे की, उसी डिजाइन की, उसी समय की मिली हैं, तो उन सबको जो है हड़प्पा सभ्यता के नाम से ही जाना गया है। ओके। अब देखिए, कह रहा है कि इन नगरों की क्या विशेषता थी। किन नगरों की? ये जो हड़प्पा वाले नगर थे और जो उस समय में जितने भी पाए गए हैं। इन नगरों में से कई को दो या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा होता था लेकिन ऊंचाई पर बना रहता था, और जो पूर्वी भाग था वो बड़ा होता था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है। दुर्ग वो है जिसमें राजा महाराजा रहते हैं या बड़े लोग रहते होंगे उस समय पे। और निचले नगर को निचला नगर कहा गया है। दोनों हिस्सों की चार दीवारियां पकी ईंटों की बनाई जाती थी। अब देखिए, ऐसा बना था एक, मान के चलिए, जैसे ये और ये। तो ये हो गया आपका पूर्वी और ये हो गया पश्चिमी। ठीक। तो पूर्वी पश्चिमी हो गया। तो यहाँ पर कौन रहता था? शासक वर्ग रहते थे। शासक रहते थे। राजा महाराजा उस समय थे कि नहीं थे इसका स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती कि राजा महाराजा थे ही। तो लेकिन शासक तो कोई जरूर रहा होगा। तो पश्चिमी वाले में शासक रहते थे। अब पूर्वी वाले में आम जनता रहती थी। तो आम जनता पूर्वी में रहती थी, और जनता की जनसंख्या ज़्यादा होगी तो इसलिए इसकी जगह या क्षेत्रफल ज़्यादा था। और इसमें लिखा है ना कि पश्चिमी तरफ क्या लिखा है? पश्चिमी भाग छोटा होता था। तो चूंकि शासक वर्ग तो कम ही होगा, इसलिए छोटे में भी उनका काम चल जाएगा। आगे चलते हैं। इसकी ईंटें अच्छी तरह पकी हुई थीं कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी हैं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। आगे चलते हैं। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसमें पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। यानी मोहनजोदड़ो जो स्थल है वहाँ पर स्नानागार प्राप्त हुआ है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थीं। जैसे मान लीजिए ये आपका सरोवर हो जाए तो एक सीढ़ी ऐसे 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 बने और एक सीढ़ी ऐसे 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 बने। एक तरफ से आइए, यहाँ पे नहाइए और यहाँ से निकल लीजिए। और क्या कह रहा है? और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इनमें भरने के लिए पानी कुएं से निकलता था। यानी पास में कुएं हुए रहे होंगे तो उसी कुएं से इस तालाब में पानी पहुंचाया जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। और लोगों ने नहा लिया, धो लिया, तो पानी तो गंदा हो जाएगा, तो फिर उसको क्या करते थे? उस पानी को खाली कर देते थे। शायद यहाँ विशेष नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। यानी कोई पूजा पाठ या कुछ उस तरह का यदि कार्यक्रम है तो इस
अवसरों पर वो लोग स्नान किया करते थे, ये बताना चाह रहा है। और क्या कह रहा है, कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते थे। भाई अग्निकुंड कहाँ मिलेंगे, अग्निकुंड यज्ञ, यज्ञ में ही अग्निकुंड की जरूरत पड़ती है। और इसको याद करने का तरीका भी बताए देता हूँ अभी आप लोगों को। देखो, कालीबंगा और लोथल, तो जो ये कालीबंगा, तो काली देवी, तो काली देवी में हवन किया जाता है, बलि दी जाती है, तो हवन में बलि दी जाएगी, तो हवन में बलि दी जाएगी तो हवन होगा तो अग्निकुंड होगा। तो काली की बलि देना है तो आपको हवन करना पड़ेगा, अग्निकुंड का प्रयोग करना पड़ेगा। और लोथल, लोथल ये समुद्र के किनारे स्थित था। और लोथल कैसा शहर था, लोथल एक बंदरगाह शहर था। और जब बंदरगाह के लोग दिन भर काम करते थे, बंदरगाह कहाँ होता है, समुद्र के किनारे, पानी में। तो पानी में काम करते करते ये लोग क्या है, शाम को इनको ठंडक लगने लगती थी, तो ये लोग भी आग जला के तापते थे। तो इस तरह से कालीबंगा और लोथल दो जगह से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। और यदि यज्ञ कहे तो भी यही लगा देना, ये तो मैंने आपको याद करने के लिए केवल बताया। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। भंडार गृह, भंडार गृह मतलब कह रहा है अन्न के भंडार। आगे चलते हैं, ये नक्शे का भी अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, ये नक्शा है, ये यहाँ से, ये ऐसे, ये सूरत उरत होते हुए यानी गुजरात होते हुए ये भारत का नक्शा बना है। और इसमें देखिए, ये इधर पाकिस्तान पड़ेगा, इधर भारत पड़ेगा। ये सिंधु नदी देखिए बीच से गई है। अब सिंधु नदी के दोनों ओर कौन कौन से स्थल स्थित थे, तो वर्तमान में तो देखो मोहनजोदड़ो को बताया है कि पाकिस्तान में चला गया है। ये है नदी सिंधु, सिंधु नदी के एक तरफ ये बसा हुआ है मोहनजोदड़ो, और सिंधु नदी के एक तरफ चनहुदड़ो बसा हुआ है। तो ये क्वेश्चन आ भी जाता है कि सिंधु, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे। चनहुदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, देखिए नदी के किनारे। गवेरी वाला, ये भी थोड़ा सा नदी से दूर है, लेकिन सिंधु नदी के किनारे आप मान सकते हैं। अब देखो हड़प्पा, ये हड़प्पा, हड़प्पा किस नदी के किनारे है, ये सिंधु नदी नहीं, देखो यहाँ से तमाम सारी नदियाँ आई हैं। तो हड़प्पा है रावी नदी के किनारे, ये देखिए रावी नदी लिखा है। ये फिर से देखिए कहाँ पे वो चिन्ह बना है हड़प्पा का, ये बना है हड़प्पा का चिन्ह रावी नदी के किनारे। तो इसी हड़प्पा स्थान की खोज सबसे पहले हुई है, जो रावी नदी के किनारे है। और तभी इस पूरी सभ्यता का नाम क्या पड़ रहा है, हड़प्पा सभ्यता नाम पड़ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ कालीबंगा स्थित है, ये कालीबंगा राजस्थान में है। और मैंने क्या बताया है, काली को प्रसन्न करने के लिए क्या करते हैं, बलि चढ़ाते हैं। बलि चढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, आग में चढ़ाते हैं, हवन करते हैं। तो कालीबंगा से यज्ञ की वेदियां मिली हैं। आगे चलते हैं, ये एक मैंने आपको स्थल बताया था लोथल, ये देखो ये सब अरब सागर है ना, समुद्र के किनारे ही तो स्थित है लोथल ये। तो लोथल मैंने बताया था कि जब लोग दिन भर यहाँ बंदरगाह में काम करते थे पानी में, तो उनको ठंडी लग जाती थी, तो शाम को तापते थे बढ़िया। तो तापते थे तो क्या तापेंगे, आग तापेंगे। तो दो जगह से हमको यज्ञ वेदियों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए, ये ये स्नानागार देखो दिया गया है, ये स्नानागार कहाँ है, अभी बताया है आपको, स्नानागार है मोहन जोदड़ो में। ठीक, ऐसे याद कर लीजिए कि जो मोहन की औरत थी वो इस स्नानागार में नहाती थी। हड़प्पा, हड़प्पा तो किसी का नाम है नहीं व्यक्ति का, लेकिन मोहन किसी का नाम है। अब पूरी सभ्यता आप पढ़ेंगे तो इसमें मोहन नाम ही आपको मिलेगा और कोई नाम नहीं मिलेगा। तो मोहन की जो औरत थी वो कहाँ नहाती थी, इस स्नानागार में नहाती थी। ये केवल मैं याद करने के लिए बोल रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे, ये देखो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, आप उतर आइए।
यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, तो यहाँ से चढ़ आइए, तो यहाँ से एंट्री लीजिए, यहाँ से एग्जिट लीजिए। आगे चलते हैं। इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिल होते थे, अभी भी एक मंजिल दो मंजिल, अब तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनने लगी हैं। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे, यानी ये बीच में हमारा आंगन हो गया और हर तरफ से कमरे बनाए जाते हैं। ये तो अभी भी हम लोग के गांव में भी इसी तरह ही लोग घर बनाना पसंद करते हैं कि सबकी एंट्री जो है, सबका दरवाजा आंगन में खुले। तो ऐसे ही घर बनाए जाते थे कि सबका दरवाजा आंगन में खुले, जहाँ पे लोग इकट्ठे हुए और दरबार करें, यहीं पे खाना बनाएं, यहीं पे खाएं और यहीं पे जो है दरबार करें। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले मिले हैं। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे, जिसके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। अच्छा, वर्तमान में आप देख लीजिए, बड़े शहरों में, महानगरों में यही तो है। ये एक रोड गई है, अब इस रोड के किनारे ये घर बने हैं, ऐसे ऐसे करके इधर भी घर बने हैं, इधर भी घर बने हैं, इधर भी घर बने, और ये बीच से उनकी एक जाती है सीवर लाइन, सीवर लाइन जाती है। अब इन घरों के कनेक्शन जो है नालियों के, इस सीवर लाइन में कनेक्ट हो जाते हैं। ऐसे ही तो होता है, सीवर लाइन में सीधे इससे कनेक्ट हो गए। और ये जो सीवर लाइन ये बीच में पड़ी है, इसमें देखा होगा आपने, बीच में ऐसे गोल गोल बने रहते हैं कि इन ढक्कनों को हम खोल सकते हैं। तो यही तो है, यही सिस्टम तो यहाँ भी किया जा रहा है। यानी आप देखा जाए तो ये वर्तमान की सीवर लाइन जो महानगरों में चल रही है, वो इसी सभ्यता से कहीं ना कहीं प्रेरित आप लोग मान सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है? कोई दो अंतर बताओ। पिछले अध्याय में हम लोगों ने देखा था बुर्ज होम, बुर्ज होम, बुर्ज होम के जो आवास थे वो कैसे थे? गर्तावास थे, यानी बुजुर्ग कहाँ रहते थे? गड्ढे में रहते थे। बुर्ज होम कहाँ है? कश्मीर में। तो मैंने बताया था गर्त मने नीचे, ये आवास मने रहने वाले। तो जमीन से नीचे गड्ढा खोद के रहते थे, जब उन्हें सोना है, कुछ करना है, तो अपना काम वाम करने के बाद ये आ गए, यहाँ रहते थे। और ये वाले जो घर बने हैं वर्तमान में, जो हड़प्पा सभ्यता में आप देख रहे हैं अभी, इसमें यह है कि ये तो वर्तमान घरों की तरह बने हैं, बस ईंटों ऊँटों का अंतर है, बाकी तो आपने देख ही लिया। आगे चलते हैं। नगरीय जीवन। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल होगी रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनके, सोने चांदी से बने आभूषण जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। इन नगरों में लिपिक, लिपिक माने क्लर्क या बाबू भी होते थे, जो मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई हैं। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे, यानी शिल्पकारी का काम स्त्री और पुरुष दोनों लोग करते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। जैसे
मान लो कोई मटका वटका बना रहा है, कोई सोने चांदी की, धातुओं की जो है जेवर बना रहा है, इस तरह के काम लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियां। सुदूर जैसे किसी ने उस समय यात्रा की चीन की, अफगानिस्तान की। अब इसमें आगे लिखा होगा कि कौन सी चीज़ें ये लोग कहाँ से आयात करते थे, राजस्थान से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से। तो जहाँ जाते थे तो रास्ते में जो कठिनाइयाँ पड़ती थी उस समय, देखिए इस तरह की सड़कें नहीं थी जो वर्तमान में आप देख रहे हैं। उस समय तो पैदल की सेवा थी, या ऊँट है या घोड़ा है, और कुछ दिशा का पता नहीं, कोई रास्ता क्लियर नहीं कि ये रास्ता है कि क्या है, केवल दिशा का अनुमान लगाते लगाते जाते थे। तो जो जो समस्याएं पड़ती थी और जो जो घटनाएं होती थी, उन्हीं की किस्से कहानियां बनती थी कि देखो मैं वहां से इस तरह से मतलब परिस्थिति से गुजरा, ऐसा ऐसा हुआ। तो वो किस्से कहानियां भी साथ में ले आते थे। मिट्टी के बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। उस समय वीडियो गेम तो था नहीं, तो मिट्टी के खिलौनों से ही खेलना पड़ेगा। नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाओ। क्या इनमें कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांवों में रहते थे? अब ये देखिए उस समय के ये आपको खिलौने दिखाए जा रहे हैं, ये देखो ऐसे खिलौने बनते थे। अब वर्तमान में यदि मिट्टी के खिलौने हम देखें तो इनसे ज़्यादा बेहतर हैं। ये देखो सब अनगढ़े अनगढ़े हैं, ना इनका सही सही मुंह का पता चल रहा, ना आँख का, ना सींग का। इस तरह के ये खिलौने हैं। तो ये खिलौने खुदाई से मिले हैं। तो ऐसे खिलौने बच्चे उस समय खेला करते थे। और ये जो आपको मिल रही है, ये मुहर है। बाईं ओर नीचे हड़प्पा की एक मुहर है, ये मुहर हो गई। और तो हाँ कुछ है नहीं, ठीक है। और लेखन के विद्वानों के पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है। यानी ये यदि आप देखें इस मुहर में ये जो लिखा हुआ है ऐसे, ये लिपि मिली है, इसको आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। कोशिश कर रहे हैं पर मुझे नहीं लगता कि पढ़ पाएंगे इस लिपि को ये लोग। आगे चलते हैं। नगर और नए शिल्प, इसको भी देख लेते हैं। ये क्या चित्र है? ऊपर पत्थर के बांट देखो, कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीकों से इन बांटों को बनाया गया है। इन्हें चर्ट पत्थर से बनाया गया है। ये बांट हैं, जैसे अब तो हमारे इलेक्ट्रिकल कांटा हो गए, लेकिन अभी भी आप लोग देखो कहीं कहीं पे वो लोहे का रखते हैं ना, 1 किलो, आधा किलो, 250 ग्राम। तो उस समय ये बांट चलते थे। और ये बांट देखो किस पत्थर के हैं। जनरल पत्थर तो तुम लोगों ने देखा होगा यहाँ वहाँ पर, लेकिन ये चर्ट पत्थर के हैं। देखो सफ़ेद सफ़ेद है, इसको बोल रहे हैं चर्ट पत्थर। एक ये है, हो सकता है कि ये उस समय का 1 किलो हो, 5 किलो हो, ये पौवा भर हो। तो इस तरह के जो है ये बांट इन्होंने बनाए थे। और ये किस पत्थर के थे? चर्ट पत्थर के बने हुए थे। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा। आगे चलते हैं। आओ कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों को जो चीजें वहां मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबा, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। ये हड़प्पा सभ्यता की बात हो रही, लेकिन आप इसमें पूरे में गौर करो, कहीं भी लोहे का जिक्र नहीं है। यानी लोहा की खोज उस समय तक नहीं हुई थी। ये एकदम फैक्ट चीज है। आगे चलें। तांबे और कांसे के औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। वर्तमान में तो हम गहने बनवा ले, यही बहुत बड़ी बात है। अब बर्तन कौन बनवाए? बर्तन तो इस समय हम नहीं बना सकते, लेकिन उस समय इनके पास इतना सोना चांदी था कि ये लोग बर्तन भी बनाते थे। आगे चलते हैं। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके और क्या है? बाट और फलक है। मनके, बाट। बाट आपने वो देख लिया जो चर्ट के बने हुए थे, अभी चित्र में देखा।
और क्या कह रहा है, मनके, ये ये मनके हैं, ये मनके हैं, और ये फलक हो सकते हैं शायद। मनके तो ये हैं, ये आपके मनके हैं, ये सब पहनने वहनने पे फैशन सामग्री है इन लोगों की। ये देखो, आप इसको यदि देखो तो ऐसा ऐसा जो है, अभी भी हमारे जो लोग मंगलसूत्र औरतें पहनती तो ऐसा ही कुछ रहता है। ये हो सकता है कान में पहनने वाले हों, और ये गले में पहनने वाला होगा। तो ये चीजें हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। इन आयताकार मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। जैसे एक बर्तन है ये, ठीक है, ये बर्तन है। तो ये जैसे कुम्हार मटका पकाता है तो लाल लाल ही तो निकलता है, तो ये लाल लाल हो गया, ये है पूरा लाल लाल मटका। अब क्या कर रहा है, काले रंग से डिजाइन। अब इसमें यहाँ पर जो है ऐसे 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 काले रंग से डिजाइन बना रही। तो यही चीज कह रहा है कि लाल मिट्टी का बर्तन था, और जो ये डिजाइन थी ये काले रंग की डिजाइन थी। तो ऐसे ये लोग बर्तन बनाते थे। आगे चलते हैं। संभवतः है 7 साल पहले मेहरगढ़, मेहरगढ़ जहाँ से अनाज की खोज हुई थी, जहाँ पे लोगों ने रहना सीखा था, जहाँ पे स्थायी निवास के साक्ष्य मिले हैं, वो मेहरगढ़ है। वहाँ से कपास की खेती होती थी वहाँ पर। तो जब स्थायी रहेंगे तो कपड़ा लत्ता भी पहनेंगे, तो कपास की खेती के साक्ष्य भी वहीं से मिले हैं। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी का एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। ठीक। तो मोहनजोदड़ो था, मोहन मैंने क्या बताया था, मोहन एक आदमी है, और मोहन की शादी हो गई थी तो उसकी पत्नी क्या है, उस तालाब में नहाती थी, जो बहुत बड़ा स्नानागार मिला है, स्नानागार कहिए। तो उस स्नानागार में उसकी पत्नी नहाती थी, तो नहाती थी तो कपड़े भी पहनती रही होगी, तो यानी कपड़े के टुकड़े मिले हैं। और औरत है तो चांदी के आभूषण भी पहनेगी, तो कपड़े के टुकड़े के साथ और चांदी के आभूषण के साथ या अवशेष मोहनजोदड़ो से मिले हैं। और मेहर, ये देखिए यहाँ भी मेहर, मेहर माने मेहरिया, मेहरिया माने औरत। तो वहां से भी कपास के साक्ष्य मिले हैं, यानी वो भी तो कपड़े पहनेगी। तो ये केवल याद करने का तरीका है। आगे चले। पकी मिट्टी तथा फेयंस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। तकलियां जो होती हैं इनका काम है सूत काटना। तो ये तकलियां कहे की बनी थी, पकी हुई मिट्टी की बनी थी, और फेयंस, फेयंस से बनी थी, दो चीजों से बनी थी। और ये सूत यानी सूती, सूती का कपड़ा जो है ये काटती थी, मतलब धागा काटती थी। धागे के बाद फिर कपड़े का निर्माण होगा। आगे चलते हैं। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है। जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना, और मुहरों पर पच्चीकारी करना। यानी हर चीज के अपने अपने विशेषज्ञ होते थे। आज भी तो हैं। जैसे आप पढ़ाई में ही देख लो, कोई टीचर है वो केवल इंग्लिश पढ़ाता है तो वो इंग्लिश बस पढ़ाता है। कोई इतिहास पढ़ा रहा है तो वो केवल इतिहास बस पढ़ा रहा है। तो इसी तरह काम करने की भी विशेषज्ञ होते हैं। आगे चलते हैं। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे, या केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। पीछे हमने पढ़ा है फेयंस। फेयंस क्या चीज है, ये देखिए, ये फेयंस का चित्र दिया हुआ है, और इसको पढ़ते हैं कि फेयंस क्या चीज है। फेयंस पत्थर और शंख
प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं। हाँ, पत्थर प्रकृति में पाया जाता है और शंख भी समुद्र में प्राकृतिक पाया जाता है, यानी जो प्रकृति से अपने आप पैदा हो, जिसे हमने नहीं बनाया, वो प्राकृतिक है। लेकिन जो फेयंस है, इसको कृत्रिम रूप से, यानी जिसको मनुष्य ने बनाया है, वो कृत्रिम कहलाता है। तो फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थीं। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। देखिए, हमने खूब सारी यहाँ पर बालू इकट्ठा कर ली और इसमें गोंद मिला दिया और इसमें पत्थर मिला दिए और इसको आटे की तरह मार लिया, ठीक, अब मिला के। और इसके बाद हमने कोई डिजाइन तैयार कर ली और उस डिजाइन को तैयार कर ली, तो बालू है तो खुरदरी रहेगी। तो जब हमने कोई डिजाइन बना ली, किसी भी तरह का जीव जंतु, घोड़ा, हाथी, जो भी बनाना है बना लिया, और उसके बाद उसमें कोई चिकनी चिकनी सीमेंट जैसी चिकनी होती है, तो सीमेंट जैसी ही उस समय कोई चिकनी चीज आती रही होगी, तो वो लगा दिया, ठीक। तो इस तरह से इसको फेयंस कहते थे। और क्या लिख रहा है, देखो इसमें लिख भी रहा है कि एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः कैसे होते थे, नीले और हल्के समुद्री हरे होते थे। फेयंस से मनके बने हैं, चूड़ियां बनी हैं, बाले बने हैं जो कान में पहने जाते हैं, और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। तो फेयंस से इतनी चीजें बनाई जाती थी। तो फेयंस क्या है, हमको बालू लेना है, गोंद लेना है, ठीक है, बालू लेना है, गोंद लेना है, और क्या लेना है, पत्थरों, स्फटिक स्फटिक पत्थरों का चूर्ण लेना है, और इन सबको गोंद में मिला देना है, तो गोंद से वो चिपक जाएगी सब आपस में। और उसके बाद चूड़ी बनाओ, मनके बनाओ, खिलौने बनाओ, कुछ भी बनाओ, अपने डिजाइन हिसाब से कर लो, और इसके बाद उसमें चिकनी चिकनी परत चढ़ा दो, तो आपकी चीज तैयार हो गई। ये चीज है फेयंस। आगे चलते हैं। कच्चे माल की खोज में, कच्चा माल उस पदार्थ को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। यानी कच्चा माल उसे कहते हैं जो सबसे पहले पैदा हो और उससे हमने कोई दूसरी चीज न बनाई हो, वो कच्चा माल है। फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं। जो कपास पैदा हो रहा है, कपास का फूल है, वो कच्चा माल हो गया। लेकिन बाद में जब हम उस कपास से जो रुई निकल रही है, उस रुई को कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार करते हैं, तो वो फिर कच्चा माल नहीं रह जाता। तो कच्चा माल जो सबसे पहले पैदा होता है वही है। आगे चलते हैं। हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, ये कह रहा है कि हड़प्पा में लोगों को कई चीजें, मतलब जहाँ पे हड़प्पा वासी रहते थे अपने नगर में, हड़प्पा नगर में जो रहते थे, इसमें कई चीजें मिल जाती थी। और कुछ चीजें ऐसी थी जो उनके नगर में नहीं मिलती थी, तो बाहर से मंगानी पड़ती थी। वो चीजें क्या थी, तांबा, लोहा। अब देखिए इसने लोहा लिखा है, वैसे लोहे की खोज हुई नहीं थी। सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। आगे चलते हैं। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। देखिए आ गई ना बात। देखिए हड़प्पा के लोग तांबा मंगा रहे हैं कहाँ से, राजस्थान से। तांबा, राजस्थान। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबा के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन थी। तो कांसा मिश्रण है किसका, तांबा और टिन बराबर कांसा। तो टिन का जो आयात है वो आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान, दो देशों से टिन का आयात किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। आगे चलते हैं। ये देखिए बैलगाड़ी का एक चित्र बना है। चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था, इन चित्रों को देखें। एक खिलौना है और दूसरी एक मुहर है।
तो उस समय मोटर गाड़ियाँ, ट्रक, ट्रैक्टर ये सब चीज़ें नहीं थी, तो सामान कैसे ले जाते थे? तो बैलगाड़ी आपने देखी होगी गांव में, और गांव के लोग तो बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। एक पहिया ये लगा है, एक पहिया उधर लगा है, और यहाँ पे क्या है, बैल आगे जोत दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह की गाड़ियों का प्रयोग उस समय भी होता रहा होगा, नहीं आदमी कितना सामान ले जाएगा। और देखिए दूसरी तरफ एक मुहर है, क्या तुम बता सकते हो? ये देखिए, ये है मुहर, ये मुहर का चित्र दिया है, और ये भी देखो मिट्टी की ही मुहर दिख रही है, सोने चांदी की कोई मुहर नहीं है। इसको देखते हैं। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? पिछले अध्याय में क्या तुमको पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी गई है? पिछले में तो नहीं दी गई। नवपाषाण काल से पहिए की खोज हुई है। ये है नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे। गांव के लोग ही अनाज उगाते हैं। नगर के लोगों के पास न जमीन है वैसी कि वो अनाज उगा पाएं, और यदि उन्हें अनाज उगाना है तो फिर उन्हें गांव की ओर जाना पड़ेगा। तो नगरों के अलावा गांव में लोग रहते थे, और गांव के लोग ही अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासक, लेखक और दस्तकारों को खाने का सामान देते थे। अब आज भी तो देख लीजिए, जो लोग शहर में रह रहे हैं तो क्या वो स्वयं अनाज उगाते हैं? हम यदि शहर में रहते हैं तो हमारे गांव से ही जो लोग आते हैं, दूध वाला गांव से दूध लेके आ रहा है, ये जो खाने पीने की जो मंडियां शहरों में बनी हैं, तो ये अनाज कहाँ से आया है? ये अनाज गांव के किसानों द्वारा ही बेचा जाता है। तो वो अनाज बेचते हैं, उनको पैसा मिल जाता है, फिर यहाँ पे हमारे शहरों में जो मंडियां बनी हैं, ये लोग अपना उसको बेचते रहते हैं। तो यही चीज तो आज भी है। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, धान माने चावल, तिल और सरसों उगाते थे। सरसों से क्या निकलता है? सरसों का तेल। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वह प्रायः लकड़ी के बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। आज भी देख लो, कई जगह के क्षेत्रों में तालाब बना लेते हैं, तो जब पानी बरसता है तो इस तालाब में इकट्ठा होता रहता है, और जब उन्हें पानी की ज़रूरत होती है तो यहाँ पर एक इंजन रख लेते हैं, पंपी सेट रख लेते हैं, और उससे पानी जा जा के इनके ये जो खेत बने हैं, तो इनमें पानी पंपी सेट के माध्यम से इसी तालाब से पानी निकाल के पहुँचाते रहते हैं। तो उस समय तो पंपी सेट नहीं था, दूसरे तरीके अपनाते रहे होंगे, या तो नालियाँ बना ली, या फिर और जो भी तरीके अपनाते रहे हों। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। तो गाय, भैंस, भेड़, बकरी तो अभी भी हम लोग पाल ही रहे हैं। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे। तालाब ही होंगे क्योंकि नल उस समय थोड़ी गड़ते थे, नल वल तो अभी बहुत बाद में आया है। लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया करते थे। चूंकि चारा खत्म, गर्मी का सीजन आ गया तो चारा खत्म, पानी भी खत्म हो जाता था। आजकल तो हम लोग के पास नल लगे हैं, तो हम लोग जमीन से नल के माध्यम से निकाल लेते हैं। उस समय नल की जैसी सुविधाएं नहीं थी। अभी 90 के दशक में ही नल नहीं थे, बहुत कम थे। आगे चलते हैं। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा कर लेते थे, बेर जिसका बेरचुन बनता है, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। तो बेर जैसे फल को इकट्ठा कर लेते थे और उसका बढ़िया सुखा के रख लेते थे, और फिर बढ़िया आराम से खाते रहते थे। अब नए बच्चे चाहे बेरचुन ना जानते हों, नहीं तो पुराने लोगों से पूछिए तो बेरचुन खाने में या बेर का चूर्ण खाने में बहुत अच्छा लगता है।
और इसको फुला के खाइए, मज़ा आ जाती है। मछलियाँ पकड़ते थे, ये तो जानते हैं, हिरन जैसे जानवरों को शिकार करते थे। आगे चलते हैं। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ, कच्छ ये गुजरात में पड़ता है और समुद्र के किनारे है। इस इलाके में खदिर बेट के किनारे धौलावीरा नामक नगर बसा है। और ये देखो कह रहा था ना कि दो भागों में कहीं कहीं बटे हैं शहर, कहीं कहीं तीन भागों में। तो ये जो धौलावीरा है ये तीन भागों में बटा हुआ नगर था। ये हो गया पश्चिमी, ये हो गया पूर्वी और ये हो गया मध्य। तो धौलावीरा एक ऐसा नगर है जो तीन भागों में बटा है और बाकी जो नगर हैं वो केवल दो भागों में बटे हैं, एक पश्चिमी और ये पूर्वी। तो दो भागों में बटे, लेकिन धौलावीरा तीन भागों में बटा है। जो वीर है वही तीन भागों में बट पाएगा। आगे चलते हैं। वहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। कहाँ? धौलावीरा में। यहाँ जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को तीन भागों में बांटा गया था। आ गई वही बात। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। किसके? धौलावीरा के। और इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं में पाए गए हैं। यानी जो धौलावीरा है यहाँ पर ही एक ऐसी चीज है कि एक लकड़ी का ऐसा तख्ता मिला है और इसमें जो है शब्द अंकित हैं, अभिलेख लिखे गए हैं, यानी शब्द अंकित हैं। अब बाकी जो अन्य जगह हैं तो वहाँ पे क्या है, जैसे कोई मुहर है, अब मुहर में ही कोई चीज लिखी गई है, लेकिन यहाँ पर एक लकड़ी की तख्ती में लिखा गया। किसमें? धौलावीरा में। और यही नगर तीन भागों में बटा हुआ है। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा है जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मुहरें और मुद्रांकन या मुहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिली है। तो देखिए आपको ये बता दें कैसी मुहर बनती थी। जैसे ये एक मुहर इन्होंने बनाई, अब इसमें कुछ भी लिखा है, ठीक है, ये बना दी पत्थर की। अब गीली गीली मिट्टी ले लिया और गीली गीली मिट्टी के ऊपर ये पत्थर की मुहर मारेंगे। तो जब पत्थर की मुहर गीली गीली मिट्टी में पड़ेगी तो जो पत्थर में डिजाइन बनी होगी वही डिजाइन उस मिट्टी में बन जाएगी। और इसके बाद कोई चीज को सील पैक करना है या मुहर लगाना है तो उसके ऊपर उसको चिपका देते थे उसी मिट्टी को, तो वो मुहर हो गई। अब यदि आपको उस चीज की पैकिंग खोलना है तो पहले आपको मुहर को तोड़ना पड़ेगा, यानी ये जो मिट्टी की ये जो बनी है ये जब टूटेगी तभी आप उस पैकेट को ओपन कर पाएंगे। तो ये चीज था। आगे ये देखिए एक चित्र दिया हुआ है, ये गोंदीवाड़ा है कि और कुछ? लोथल का बंदरगाह है, ये देखिए दिया गया है लोथल का बंदरगाह। इसमें लिखा है लोथल का बंदरगाह, यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहां समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थीं। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता रहा होगा। बंदरगाह है, समुद्र के किनारे स्थित होते हैं और उसका बंदरगाह कहते भी उसी को है जहाँ से व्यापार होता है विदेशों में और माल चढ़ाया उतारा जाता है समुद्रों में, तो वही होता है। आगे चलते हैं। यहाँ पर एक इमारत मिली है
जहाँ संभवतः मन के बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अध बने मन के बनाने वाले उपकरण और तैयार मन के यहाँ मिले हैं। कहाँ? लोथल में। आगे चलते हैं। मुद्रा, मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी। मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिनमें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मुहर लगाई जाती रही होगी। अब ये देखो, ये गीली मिट्टी से थोप दिया, ऊपर से मुहर लगा दिया। जैसे हम लोग आज भी कोई सामान खरीदते हैं ना, तो कागज का लेबल लगा रहता है। तो उस समय कागज का लेबल तो उपलब्ध नहीं था, तो उस समय मिट्टी से ही उसको सील पैक कर देते थे। आज क्या होता है, यदि फ़ोन हमने खरीदा, डब्बा बंद है और उसमें एक ऐसा लेबल लगा है कागज़ का, यदि वो कागज़ का लेबल टूट गया यानी सील टूट गई। उसी तरह ये मिट्टी के लेबल थे, कागज़ था नहीं, ये मिट्टी का लेबल एक बोरी में या किसी भी चीज़ में, जो भी सामान जिसमें भरना है, ये ऐसे ऐसे ये मिट्टी चिपका दी। अब यदि उस बोरी को आपको खोलना है या उसको खोलना है तो पहले आपको इसे तोड़ना पड़ेगा। ये टूट गई मिट्टी यानी लेबल टूट गया। बस इसी तरह है। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। आज भी मुहर का प्रयोग होता है। पता लगाओ कि मुहरों का उपयोग किस लिए किया जाता है। बताया ना, मोबाइल फ़ोन है, अमेजन से आप चीज़ें मंगाते हैं, फ्लिपकार्ट से चीज़ें मंगाते हैं, उनमें सब में यही तो रहता है। आगे चलते हैं। सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बांटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सैकड़ों नहीं, सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ, कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थीं। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों में से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हुआ। यानी यहाँ पे हमें कई सारे फैक्टर मिल रहे हैं। कुछ विद्वान कह रहे हैं कि बाढ़ आ गई है, कुछ कह रहे हैं कि सूखा पड़ गया है, कुछ कह रहे हैं कि चारागाह खत्म हो गए, जानवरों को चारा नहीं मिला, कुछ कह रहे हैं कि नदियाँ सूख गई थी, पानी नहीं मिला तो प्यासन के मारे लोग मर गए। लेकिन कोई भी एक ऐसा तथ्य स्पष्ट नहीं है जिसमें विद्वान एकमत हो कि मुख्य कारण यही हो सकता है। तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग राय हैं। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया और जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। पाकिस्तान में 3 प्रांत हैं, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, या पंजाब सिंध बलूचिस्तान। ठीक, तो इसमें से 2 राज्यों की बात कर रहा है ये। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में तुम अध्याय 5 और 8 में पढ़ोगे। ठीक है, अच्छी बात है। तो ये चैप्टर समाप्त हुआ है और इसकी प्रश्नोत्तरी हम जल्द ही करा देंगे। ओके, थैंक यू।